हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जिसमें आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट हिंदी का चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसका हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें हर चैप्टर की तरह लेखक का परिचय जो पढ़ा जाता है पहले पार्ट में, आज वहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। किताब का पेज नंबर 44 और 45 पेज कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 को, और इनका जो निधन हुआ है यानी कि जो मृत्यु हुई है वो है 24 अप्रैल 1974 को। जन्म स्थान है सिमरिया, गांव का नाम क्या है? सिमरिया, जिला बेगूसराय और राज्य बिहार है। माता का नाम मनसा देवी और पिता का नाम रवि सिंह। पत्नी है श्यामवती देवी। ये सारा चीज आपको याद करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। शिक्षा यानी इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुई है, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास, जैसे हर किसी का होता है। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स। ये किस सब्जेक्ट से बीए किए थे? इतिहास विषय से। कौन विषय से? इतिहास विषय से, हिस्ट्री से इन्होंने बीए किया था। क्योंकि आप लोग जब बीए में जाइएगा ना, तो वहाँ पे आप लोग का एक सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो पढ़ाई की है वो किससे की हुई है? इतिहास विषय से की हुई है। 7 नंबर है वृत्ति, मतलब कैसे कमाए, किस चीज से इनका घर परिवार चला, वो वृत्ति कहलाता है। तो ये प्रधानाध्यापक रहे हैं, मतलब हेडमास्टर रहे हैं HE स्कूल बरबीघा। बरबीघा में एक स्कूल है HE स्कूल, उसमें ये किसका काम किए हैं? प्रधानाध्यापक का। फिर सब रजिस्ट्रार का अर्थ होता है जो खेती बाड़ी का जो लिखा पढ़ी होता है ना, जो करवाते लोग हैं, हाँ रजिस्ट्री होता है। तो सब रजिस्ट्रार का भी काम किए हैं। सब डायरेक्टर भी रहे हैं। जनसंपर्क विभाग एवं बिहार विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रहे हैं और हिंदी सलाहकार के साथ में कार्य भी किए हैं। तो इतना इतना कार्य करके इनका जीवन यापन चला है। उसके बाद है साहित्यिक अभिरुचि। साहित्यिक अभिरुचि 8 नंबर, साहित्य मतलब कौन कौन से साहित्य में उनकी अभिरुचि रही है। तो 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित, देश पटना, प्रकाश बेगूसराय। फिर तीसरा है प्रतिमा, कन्नौज में। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रधान प्रकाशित, यानी कि सबसे पहली कविता उनकी कौन थी? प्रधान। और ये 21 वर्ष की अवस्था में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। कृतियां हैं, मतलब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने पुस्तकें लिखी है प्रणभंग लिखा है 1929 में। रेणुका लिखे 1935 में। हुंकार लिखे हैं 1938 में। रसवंती 1940। कुरुक्षेत्र 1946। रश्मि रथी 1952। नील कुसुम 1954। उसी 1961 परशुराम की, क्या है जी यहाँ पे? परशुराम की परीक्षा 1963 में। कोमलता और कविता 1964 में, कवित्व। और हारे को हरिनाम 1970 में। तो ये सब याद रखिए कि कौन कब लिखा गया है। क्वेश्चन हो जाएगा प्रणभंग कब लिखा गया? 1929 में। किसने लिखा? तो रामधारी सिंह। अब इनकी प्रमुख गद्य कृतियां, वो तो काव्य था, काव्य मतलब वो कविताएं थी। अब क्या है? गद्य यानी कहानी। तो कहानी ने लिखा मिट्टी की ओर 1946 में। अर्धनारीश्वर लिखे थे 1952 में। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, वो कब लिखा गया है? 1952 में। संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में। काव्य की भूमिका 1958। वट पीपल 1961। शुद्ध कविता की खोज 1966। दिनकर की डायरी 1973। उसके बाद वो चल बसे। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि साहित्य के 4 अध्याय पर कौन पुरस्कार मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। सांसद समझते हैं ना, एमपी राज्यसभा से, जैसे 2 सांसद होते हैं, एगो लोकसभा होते हैं, एगो राज्यसभा, तो ये राज्यसभा के सांसद थे। और जिनको हम लोग वोट देकर डायरेक्ट सांसद बनाते हैं वो लोग होते हैं लोकसभा के सांसद, और राज्यसभा के सांसद सरकार अपना बनाती है, अपना अपना पार्टी का लोग बनाते हैं। हाँ, पद्म भूषण एवं कई अलंकार से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में समादत, इनको कौन सा कवि का कहा जाता है, राष्ट्र कवि। तो ये इनका ये परिचय हो गया। अब शुरू करते हैं इनके बारे में विस्तार रूप से। हाँ, तो आगे है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़ी कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। मतलब जितने अच्छे ये कविता करते हैं, जितने अच्छे ये कविता लिखते हैं, उतने अच्छी कहानी भी लिखते हैं। उनके गद्य में भी उनकी कविता के गुण, ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूप धर्मिकता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनको कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी गहरी छाप है। उनकी भाषा कुछ भी छिपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। अब यह पाठ का श्रोताओं को ग्रहणशीलता पर निर्भर है कि वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है, गोया वह उठ खड़ी हुई बाड़ी हो। मतलब ये जो भी कविता और कहानी लिखते हैं, ऐसा लगता है कि कोई सजीव है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता है कि वो कोई निर्जीव लिखा गया है, बल्कि लगता है कोई सजीव है, कोई जिंदा है। मतलब कि ये निर्जीव में भी जान फूंक देने वाली कविता और कहानी लिखते हैं। तभी तो आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा संपूर्ण क्रांति में कि जब भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण जी, तो क्या कहते हैं कि अगर आज दिनकर जी होते तो लोगों के अंदर जान डाल देते अपनी कविताओं से। ऐसी कविताएं लिखते थे वो। दिनकर छायावाद उत्तर युग के कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवहमान राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी। 30 के दशक का अर्थ हुआ 1930 से 1940 के बीच में ही कविता लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। किंतु अपनी संवेदना और भावबोध से वे चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। लेकिन उनको वे फेमस कब हुए, चौथे दशक। तो चौथे दशक का अर्थ हुआ 1940 से 1950 के बीच में। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य, नाटक इत्यादि अनेक काव्य शैलियों में सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। प्रबंध काव्य के क्षेत्र में छायावाद के बाद के कवियों में उनकी उपाधियां सबसे अधिक और उत्कृष्ट हैं। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का उनका अध्ययन अनुकूलन, विस्तृत एवं गंभीर है। उनकी छाप उनके काव्य और गद्य दोनों पर है। स्वभावतः गद्य पर अधिक स्पष्ट और मुखर। जातीय महाकाव्य महाभारत और व्यास को कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैशववर्धक प्रभाव है। दिनकर में इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा को गहरी चेतना है और समाज, राजनीति, दर्शन का वैश्विक परिप्रेक्ष्य बोध है, जो उनकी साहित्य में अनेक स्तरों पर व्यक्त होता है। गद्य के क्षेत्र में दिनकर ने अनेक उल्लेखनीय कृतियां दी है, जो अनेक अर्थों में उनके गुण की उपलब्धि मानी जा सकती है। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि को लेकर उनके गद्य लेखन की अनेक कोटियां बनती हैं। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विद्या और गद्य धूप की दृष्टि से पर्याप्त वैचित्र्य है। सामान्यतः उनका साहित्य, विशेषकर गद्य साहित्य, संबोधित साहित्य है। लेखक जानते हैं कि वह किनके लिए लिख रहा है। उसकी रचनाएं उस तक मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती हैं। स्वभावतः दिनकर के साहित्य में एक प्रत्यक्षता और गर्माहट है। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रसिद्ध है। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधा नारी और आधा पुरुष। मतलब भगवान शंकर और पार्वती को अगर आधा आधा मिला दिया जाता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, अर्धनारीश्वर। जैसा कि यह चित्र आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा है कि आधा पार्वती जी आधा हिस्सा और आधा हिस्सा शंकर जी का। इसी पे कहा जाता है कि स्त्री जो होती है पुरुष की अर्धांगिनी होती है। क्या होती है,
अर्धांगिनी होती है, मतलब आधा अंग होती है। अगर जितना महत्वपूर्ण कार्य इस पृथ्वी पर पुरुष का है, उतना ही महत्वपूर्ण कार्य एक स्त्री का भी है। इसलिए कभी भी हमें स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचला आदर्श निर्णित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्रायः उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपों में व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास आदर्श बना रहा। उसकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर है। इस प्रतीक के सांस्कृतिक अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में दीवार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचते हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप को एक झलक पा सकते हैं, जो प्रायः ओट और धुंधलके में रहता आया है। तो ये हो गया इनका परिचय। यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं दिनकर जी के द्वारा, उसे देख लेंगे। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, यह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है? कि वो चीज जिस पर हम बिना देखे विश्वास कर लेते हैं। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर चलने की पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य मनुष्य को समान समझता है। यानी आज जो युग चल रहा है, कौन सा युग है? ये आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग में मनुष्य को मनुष्य के समान समझना, हर व्यक्ति को एक सा समझना ही मनुष्यता है। तो इस प्रकार इनका ये परिचय समाप्त होता है। हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।